मुझे कुछ कहा? वो मैम सलाम किया था वैसे। अच्छा, वो मैंने हेडफोन लगाए हुए थे ना, तो वो फिर मैंने हेडफोन उतार के नीचे रखे हुए थे। ओके मैम, कोई बात। चलो क्लास पे आने दो, 20 लोग हो जाते हैं फिर हम ज्वाइन कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हो आप लोग? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हमने 2 थ्योरम्स करने हैं और जो रेगुलर सिस्टम्स के बारे में ना। एक तो हमने करना है कि जो उनकी आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होती हैं, और दूसरा हमने करना है कि हमारे जो आइगन वेक्टर्स हैं किसी भी रेगुलर सिस्टम के वो ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से थ्योरम्स हैं, लागे बहुत लेंथी से रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड से रहे हैं, लेकिन बहुत इजी हैं। दोनों थ्योरम्स बहुत इजी हैं, एक ही लाइंस पे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे उसने जो है ना वो चेंज किया है कि उसने कॉम्प्लेक्स ले लिया आइगन वैल्यू को एज ए कंट्राडिक्शन। लेकिन कैसे करना है ये पहले हम फर्स्ट थ्योरम कर लें, फिर इसी की बेस पे हमारा सेकंड थ्योरम होगा, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। यहाँ को थ्योरम ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी अबाउट आइगन फंक्शंस ऑफ रेगुलर सिस्टम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से कटा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये हम लोगों ने जितने भी रेगुलर सिस्टम्स पढ़े हैं ना, उनके मैं इसकी हेडिंग बता देती हूँ कि इसकी हेडिंग क्या है बुक से, आपको देखिए। इसकी जो हेडिंग जो ऊपर से कटी वो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या आ रही है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस, और जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी आएगी रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। मैम स्टेटमेंट रिपीट कर दें, जो आपने कहा, मतलब इस तरह नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, मतलब इस तरह से पूछा सकता है कि प्रूव दैट द आइगन फंक्शंस ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम आर ऑर्थोगोनल। इसको नोट कर लो, लिख लो। क्या बोला मैंने? प्रूव दैट द आइगन फंक्शंस of regular SL system are orthogonal. आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। किसी को इसकी समझ आ रही है तो मुझे बताओ, बहुत कट रही है आवाज। ये भी कौन बोला था? पूरा तो बोली थी, कौन बोला था? मतलब जो गर्ल्स में सब जिसकी आवाज आई है मुझे बहुत कट के आ रही थी। अगर किसी को समझ आई है तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दे। मैम आई थिंक पेज नंबर पूछ रही है। अब जो मुझे समझ आई है, जो आपको समझ आई है उसके मुताबिक तो पेज नंबर बुक का 816 है। 816 816। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सॉरी बच्चे तहरीम। अच्छा, स्टेटमेंट कह रही है। स्टेटमेंट इसकी है, ये आपका पेज है 816 और टॉपिक है 14.8, और स्टेटमेंट ऊपर से जो कटी हुई है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन ऑफ रेगुलर स्टर्म लिउविल सिस्टम। जो टॉप वाली कटी हुई है ना, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम, स्टर्म लिउविल सिस्टम। ठीक है, ऊपर से जो कटा हुआ है, और जो इसके नीचे सब हेडिंग है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस, इसको नोट कर लो, अपने पेज के ऊपर कर लो या रजिस्टर के ऊपर कर लो। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस के बारे में मैंने आपको इसको कहा कि जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट आपकी थ्योरम की 14.1 की आए, आपको ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव the eigen functions of a regular SL system are orthogonal। ठीक है, ठीक है, मतलब ये पूरा ये लिखा हुआ है, ये आपको जुबानी याद फिर करना पड़ेगा। और जो ये वाला है ये आपको आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम आर रियल। सही, तो ये प्रॉपर्टीज दो जो थ्योरम्स दो आपके पास है, आपको नजर आ रहे 14.1 एंड 14.2, ये किसके सिस्टम्स हैं? ये आपके प्रॉपर्टीज हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम। आगे आपकी आएंगी मैं ख्याल है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक एसएल सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगुलर एसएल सिस्टम, लेकिन उसमें बीच में इसको ब्रेक करके आगे जो है वो आपका आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना दिखाया हुआ है, कैसे निकालोगे। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी पीरियोडिकली भी रिपीट होंगी, और ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी सिंगुलर के लिए भी रिपीट होंगी। कौन कौन सी? आइगन फंक्शंस के बारे में और आइगन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, सही है।
तो यहाँ पे ये है स्टेटमेंट इसकी। चलो स्टेटमेंट की तरफ वापस चलते हैं। वो कहता है, अब आपने कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको जो आइगन फंक्शंस निकले थे वो किसकी फॉर्म में निकले थे? आइगन फंक्शंस क्या थे आपके एक्चुअली? फातिमा क्या थे आइगन फंक्शंस? लैम्डा को जनरल इक्वेशन में मैम सॉल्यूशन में पुट करना हाँ, मतलब वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में था आपका? y की फॉर्म में। है। जी मैम। सही है। तो आपने उसको जो है वो एंड आखिर में मैंने सिंपल लिख दिया था, लेकिन ये होता है कि क्योंकि वो आपके पास रिपीट हो रहा होता है लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, मतलब अगर आप लैम्डा जो है वो n = 0 रखते हो, फिर n = 1 रखते हो, 2 रखते हो, तो आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आते जाते हैं। तो आमतौर पे हम उनको जो y's होते हैं, जो सॉल्यूशन आ गया होता है जिसको आइगन फंक्शन हम कहते हैं, उसको हम yn की फॉर्म में लिख देते हैं। सही है, बजाय इसके डायरेक्ट हम इसको y ऑफ x की फॉर्म में लिखें, y इंडेक्स n ऑफ x, या जो भी सीरीज आपने चलाई होती है। अगर आपने m की फॉर्म में लिया हुआ है, वेरिएशन दी हुई है, तो m की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं let ym of x and yn of x be two eigenfunctions corresponding to two different eigenvalues lambda m and lambda n respectively of a regular SL system defined over the interval a से b। कहता है prove that ym of x and yn of x are orthogonal over the interval with respect to the weight function r of x। अच्छा, अब कोई भी हम दोबारा वापस चलते हैं अपनी पिछली डेफिनेशन की तरफ। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास क्या था? ऑर्थोगोनल के लिए हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना? जी मैम। यस मैम। ये जो नंबर 2 आपको नजर आ रहा है उसमें देखो उसने कहा था कि दो वेक्टर्स फाई एम और फाई एन जो है वो आपके ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन w ऑफ x। और अगर ये हमारा m और n बराबर नहीं है, इसका आंसर फिर क्या आएगा आपका 0। और अगर ये बराबर आ जाते हैं तो इसका कोई ना कोई आंसर आ जाता है। ठीक है, जो हम लोगों ने इसको कल प्रूफ भी किया था एक एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे अगर वो डिस्टिंक्ट ले रहा है, ym और yn को डिस्टिंक्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटेग्रल a से b r ऑफ x एंड ym ऑफ x और yn ऑफ x का आंसर क्या आना चाहिए? फातिमा क्या आना चाहिए? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। अगर मैं अपने ym और yn को यहाँ पे प्लग इन कर देती हूँ, मतलब फाई की जगह पे मैं यहाँ पे रख देती हूँ ym ऑफ x, फाई n की जगह पे रख देती हूँ yn ऑफ x dx, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ r ऑफ x। ठीक है, और इंटरवल आपका a से b ही है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे थ्योरम का? इसका आंसर, तो ये हम लोग करंट थ्योरम कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए? मैम मतलब वो डिस्टिंक्ट है दोनों? हाँ शाबाश, डिस्टिंक्ट है। अब फिर 0 आना चाहिए। तो देखो अब कह रहा है यहाँ पे, खुद वो कह रहा है that ymx and ynx are two eigen functions corresponding to two different eigen values। ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटेग्रल है a से b, और यहाँ पे अब w की जगह पे क्या आ जाएगा आपका वेट फंक्शन? मैम एक दफा दोबारा बता दे, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या पूछा और क्या। अच्छा दोबारा देखो जरा, ये जो हम लोगों ने कल डेफिनेशन की थी ऑर्थोगोनैलिटी की, ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन हमने हो जी गया जी। ना। अच्छा, आज के थ्योरम में उसने जो हमें फंक्शन वेक्टर्स दे दिए, वो कौन से दे दिए हैं? फाई और फाई एम और फाई एन की जगह पे क्या दे दिए हैं? वाई एम और वाई एन। ठीक हो गया। वेट फंक्शन उसने साथ क्या दे दिया? आर में दे दिया, खुद उसने मेंशन कर दिया कि हमारा वेट फंक्शन आर है। तो अगर हम उसको इस इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा? आर ऑफ एक्स, इंटीग्रल ए से बी आर ऑफ एक्स, वाई एम ऑफ एक्स, वाई एन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर भी मैंने पूछा था कि ये 0 आना चाहिए या आर एन आना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 0। तो 0 क्यों है? 0 क्यों है बोला? आना चाहिए कि m और n बराबर नहीं है। यहाँ पे वो खुद मेंशन कर रहा है कि ये जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं दीज आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है ये। ठीक है, ठीक हो गया मैम। तो ये हमने एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि इंटीग्रल a से b r ऑफ x, y m ऑफ x, y n ऑफ x इज इक्वल टू 0, dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? सिस्टम कौन सा उसने दिया हुआ है? हमें रेगुलर सिस्टम दिया हुआ है। अब देखो रेगुलर सिस्टम को, पहले तो आप देखो कि वो रेगुलर सिस्टम को डिफाइन उसने कैसे किया हुआ था। वापस चलते हैं रेगुलर सिस्टम में। तो रेगुलर सिस्टम में हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक एसल इक्वेशन है। एसल इक्वेशन को रेगुलर कहता होना चाहिए पहले तो। रेगुलर सिस्टम के लिए पहले क्या है कि जो उसकी एसल इक्वेशन है वो रेगुलर होनी चाहिए। फिर उसको कहते हैं कि जो उसकी बाउंड्री कंडीशन है वो इस फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने इस पूरे जो सेट है ना, ये एसल इक्वेशन से लेके ये जो उसकी बाउंड्री कंडीशन है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है वहां पे। जस्ट हमारे पास अब y की जगह पे क्या आ जाएगा? एक दफा ये y की जगह पे वाई एम आ जाएगा, और इसका जो करस्पॉन्डिंग है लैम्डा, वो लैम्डा एम आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे?
y की जगह पे yn कर देंगे और जो इसका लैम्डा है उसकी जगह पे लैम्डा n कर देंगे। सही हो गया? तो ये हम लोगों ने लेना है, ठीक है ना? तो ये हम करने जा रहे हैं। तो अब ये देखो थ्योरम, ये हम लोगों ने कह दिया है सॉरी बार-बार गला मेरा कहते हैं सिंस ym of x एंड yn of x आर सॉल्यूशंस ऑफ द रेगुलर एसएल सिस्टम, इसका मतलब अगर वो उसके सॉल्यूशंस हैं तो उसको आपके सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ऐसे ही है ना? तब y की जगह पे जस्ट क्या आ जाएगा आपका ym और लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा m आ जाएगा। सही हो गया? तो पूरी सिस्टम में जहाँ पे y था वो आपका ym पहले आ जाएगा और उसके बाद अब आपकी जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें भी क्या हो जाएगा y की जगह पे ym पहला जो सेट बनेगा ym के साथ बन जाएगा और सारा इसी तरह से कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना है yn के साथ, क्योंकि yn एक इसका एक और सोल्यूशन है, ठीक है? तो यहाँ पे yn और इसकी करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा m आ गया, ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे भी एक सेट बन गया हमारे पास बाउंड्री कंडीशन का, जहाँ पे हमारे पास yn आ जाएगा, yn यहाँ पे yn और yn डैश एट ए एंड बी पॉइंट के ऊपर आ गया। सही हो गया? अच्छा, अब ये देखो जो पहला आपका पूरा सिस्टम है ये वाला, अभी सिर्फ जस्ट हम 1 एंड 3 की बात करेंगे। ये जो आपकी 2 एंड 4 है इनके बाद हम यूज करेंगे। ये जो 1 है इसके अंदर कौन से वाला आपका आइगन वेक्टर आ रहा है? नंबर 1 के अंदर कौन सा आइगन वेक्टर आपका आ रहा है? फार्मा कौन सा आइगन वेक्टर आ रहा है? आवाज आ रही मेरी? जी मैम आवाज आ रही, आप क्या पूछ रही हैं? वेक्टर की समझ आ रही, उससे आगे नहीं, उससे पहले नहीं समझ आ रही आप क्या पूछ रही हैं। मैंने कहा जो इक्वेशन 1 है आपकी, अब आवाज आ रही? जी मैम। इक्वेशन 1 के अंदर आपका कौन सा आइगन वेक्टर है? आइगन वेक्टर लैम्डा m। नहीं, वो तो आइगन वैल्यू है। आइगन वेक्टर क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है ना, तो ym है आपका आइगन वेक्टर। जी मैम। जी मैम। आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन भी कहते हैं उसको, चलो सॉरी मैंने आपको आइगन फंक्शन बताया हुआ है। आइगन जो फंक्शन है आपका, ठीक है? तो इक्वेशन 1 के अंदर आपका आइगन फंक्शन कौन सा है? ym। उसके अंदर आइगन वैल्यू लैम्डा m है, लेकिन आइगन फंक्शन आपका ym है। इक्वेशन 3 के अंदर आइगन फंक्शन कौन सा है आपका? yn, yn। ठीक है ना? अब क्या है कि हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को yn से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 3 को ym से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जस्ट 1 एंड 3 की भी डिस्कशन हो रही है, मैं बार बार कह रही हूँ 2 एंड 3 बाद 2 एंड 4 बाद में जाके इसके यूज होंगे। तो आपने इसको क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 को yn से करना है। हाँ, मतलब उसमें जो भी है उसे डिफरेंट करना है। अब उसमें कौन सा नजर आ रहा है आपको? ym नजर आ रहा है ना? जी मैम। तो आपने उसको जो दूसरे वाला आइगन वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरे वाला आइगन फंक्शन कौन सा है आपका? yn। ठीक हो गया। से थर्ड वाली को आपने ym से करना है और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देनी है। सही हो गया? जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो क्यू वाली टर्म है ये खत्म हो जाएगी, ये वैनिश हो जाएगी, क्योंकि देखो ये जस्ट qx लिखा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको yn के साथ नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा ym of x एंड yn of x q of x। जब आप यहाँ पे नंबर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ym के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा q of x के साथ ym of x और yn of x। जब आप उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिर्फ ये q वाली टर्म आपकी वैनिश हो जाएगी, बाकी टर्म्स जो है वो आप एज इट इज देखो कैसे बनेगी। अब देखो पहले वाले की मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ किया? yn के साथ, तो ये मेरे पास आ गई yn एज इट इज, उसने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे, ठीक हो गया? माइनस क्या आ जाएगी? ये वाली टर्म आपकी ym के साथ आ जाएगी। सही? फिर उसके बाद जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? yn, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा m माइनस लैम्डा n rx ym of x एंड yn of x। और यहाँ तक जो है ये पहुंच गया हम लोग। ये देखो जो जहाँ पे मेरा कर्सर है जिस लाइन पे, ये मुझे बताओ देख के लाइन समझ आई? जी मैम आ गई जी मैम। हो हो गया गया clear? clear। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, जो ये लिखा हुआ है आपका p of x, अगर मैं यहाँ पे इसका ये d by dx अंदर ऑपरेट कर देती हूँ दोनों में, इसमें भी d by dx ऑपरेट करो, इसमें भी d by dx ऑपरेट करो, तो आप जब आप डेरिवेटिव ऑपरेट करते हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, ठीक है? एक p of x एज इट इज आ जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर y एज इट इज, ये वाला डेरिवेटिव वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और p का डेरिवेटिव आ जाएगा। उसने क्या किया, ये ऑपरेटर्स ऑपरेट करके फिर उसमें से उसने क्या किया, p of x को कॉमन निकाल लिया, ठीक है? अब देखो ये p of x जब कॉमन निकलेगा आपका, तो आपके पास क्या क्या रह जाएगा? yn एज इट इज और इसका डबल डेरिवेटिव। और फिर जब यहाँ से p of x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y n डबल डैश ऑफ x
और जो पी डैश के साथ वाले टर्म है उनके साथ आपके पास जो है ये वाई एम डैश आ जाएगा, माइनस वाई एन डैश आ जाएगा। बाकी वो क्या कर रहा है, वो इस लैम्डा वाले टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा है, तो फिर वो लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम हो जाएगा आपका। ये सेकंड लाइन देखो जहाँ पे और लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, देखो इसकी समझ आई? मैम वाई एन के साथ डबल डेरिवेटिव क्यों आया? वो ऑपरेटर ऑपरेट किया ना ऊपर वाला डी बाई डी एक्स। चलो मैं इसको और एक्सप्लेन कर मैम देती ये हूँ। जो सबसे मैम, मैम फर्स्ट वाई लाइन है, एम के हाँ, साथ तो पता चल गया। उन्होंने काम मैं आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर देती हूँ टर्म्स को, मैं एक्सपेंशन कर देती हूँ। सिंपल सी है, लेकिन जैसे है कि वो क्योंकि हमारी मैथमेटिकल ये टर्म्स होती हैं तो थोड़ा सा हमें लग रहा होता है कि मुश्किल है, लेकिन ये उन्होंने एक्स्ट्रा मिस किया ना, मिस किया एक स्टेप उन्होंने, लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा बोर्ड पे। स्क्रीन शेयरिंग इसकी रहने दो ऐसी, तो फिर मैं आपको जो है साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर वो बोर्ड छोटा हुआ आपका जो आपकी ये स्क्रीन है वीडियो जो बनी होगी, फिर मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद करके तो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? लेकिन पहले लाइन ये लिख रही हूँ। अच्छा मेरे साथ है ना आप लोग, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको। अच्छा चलो, ये पहली लाइन जहाँ पे हमने इसकी किया है, मल्टीप्लिकेशन की है और सब्ट्रैक्शन की है, वो तो क्लियर हो गया ना? जी मैम वो क्लियर है। वो मैम क्लियर हो वाई गया। एम के साथ माइनस कहाँ से आता है? मैं उस टाइम किसी को देखी जा रही हूँ, समझ ही नहीं आया। अच्छा देखो जरा, पहला जो है एक्सप्रेशन उसने लिखा हुआ है नंबर 1 वाला, चलो मैं साथ मल्टीप्लाई करके तो ये आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये उसने लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, ये उसने लिखा हुआ है डी वाई एम, पहले मैं एज इट इज लिख रही हूँ ना, डी एम, और फिर मेरे पास लिखा हुआ है ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन आपके नंबर 1 वाली इक्वेशन है, और साथ में फिर लिखा हुआ है प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एम आर ऑफ एक्स into ym is equal to 0। ये अंडरस्टूड है कि ym and yn are the function of x, इसलिए मैं अगर डायरेक्ट भी लिख दूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये याद है। अच्छा फिर इसने लिखा हुआ है ये नंबर 3 वाला डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स, ये स्मॉल पी है, डी वाई एन ओवर डी एक्स, फिर इसने लिखा हुआ है प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा एन, और आर तो एज इट इज है, वेट फंक्शन उसने लिया हुआ है, साथ में इसका आइगन फंक्शन क्या है वाई एन इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या कहा कि नंबर 1 वाली को आपने मल्टीप्लाई करना है इस वाली को, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग वाई एन के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वाई एम के साथ, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, माइनस कर लेना अपने, ठीक है? अब देखो जब आप इसकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसके साथ आपका आ जाएगा नंबर 1 वाले के साथ नंबर 1 वाले के ऊपर रखना है ना, तो इसको जब ऊपर रखोगे तो ये इधर आ जाएगा वाई एन डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स डी वाई एम, चलो मैं इसको ना वाई एम डैश लिख देती हूँ, बजाय इसके मेरी इतनी सारी स्पेस ले रहा है ये फ्रैक्शन, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये मेरे पास है वाई एम डैश, लिख सकती हूँ ना? यस अच्छा मैं इसको लिख दूँ, जी मैम। इसको मल्टीप्लाई करवा लो फिलहाल, जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको लैम्डा सॉरी वाई एन के साथ किया, तो इधर इधर आ जाएगा आपका, पहले ही इसके साथ वाई एम है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको, लेकिन फिर मैं भी डिलीट भी कर देती हूँ, ये आपके पास आ रहा है वाई एन वाई एम क्यू, ये ऊपर वाला, नीचे वाला भी क्या आ रहा है माइनस वाई एन वाई एम क्यू, ठीक है? तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसने यहाँ पे इसको मेंशन ही नहीं किया हुआ, हो गया क्लियर? तो ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा अब उसमें देखो जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो इन टर्म्स को, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप वाई एन के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है वाई एन और वाई एम आ रहा है, इधर भी वाई एन और वाई एम आ रहा है, इनके साथ आर एक्स भी आपका आ रहा है, तो जस्ट जो चीज डिफरेंट है वो कौन से वाली है? लैम्डा एम और लैम्डा एन। लैम्डा एन और लैम्डा एन। अच्छा इसके अलावा फिर ये देखो इसमें ये वाली टर्म भी आपकी आ रही है, साथ में पहली वाली टर्म दोनों को लिख लेते हैं ना, माइनस के साथ अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वाई एम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? डी बाई डी एक्स आपका आ रहा है पी ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ रहा है आपका वाई एन डैश, ये वाला, इस कॉपी मैंने आज जिस कॉपी पेस्ट किया जस्ट इसके साथ मैंने क्या लिख दिया है वाई एम, हो गया क्लियर? क्यू को मैंने पहले 0 कर दिया हुआ है, हो गया? अच्छा प्लस आप क्या कर रहे हो, प्लस यहाँ से जो चीज डिफरेंट है वो क्या है लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन, ये, और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है आपका, एक तो आर निकल रहा है, वो अंडरस्टूड है कि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है?
और साथ में क्या निकल रहा है वाई एम, साथ में क्या निकल रहा है वाई एन इज इक्वल टू 0। और ये अंडरस्टूड है कि आर वाई एम एंड वाई एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देख लो, क्लियर हो गया? जी मैम। हो गया क्लियर। अब आप इसको ऑपरेटर को ऑपरेट करो जरा अंदर। तो ये आपके पास आ रहा है वाई एन, जब आप इसको ऑपरेट करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा वाई एम डबल डैश, ये मेरे पास आ जाएगा पी डैश ऑफ एक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा वाई एम डैश। ये क्लियर हो गया? ये फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया? जी मैम। डेरिवेटिव ले लिया आपने ना, तो पी ऑफ एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से डबल डैश आ गया, प्लस ये वाई एम डैश एज इट इज आ गया, और इसका डेरिवेटिव पी एक्स आ गया। इसी तरह से इस पे ऑपरेट, इसको ऑपरेट जी करो, मैम। माइनस वाई एम बाहर रह गया, आपने ऑपरेट करवाया तो ये कैसे आ गया पी ऑफ एक्स वाई डबल डैश वाई एन डबल डैश प्लस पी डैश ऑफ एक्स, और ये आ गया वाई एन डैश ऑफ एक्स। हो गया क्लियर? अच्छा, अगला उसने काम एक और किया, इस स्टेप के ऊपर जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इनको उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एन पहले आ जाएगा, लैम्डा एम बाहर में आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा आर ऑफ एक्स वाई एम ऑफ एक्स एंड वाई एन ऑफ एक्स। अंदर क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या करना है, मैंने पी ऑफ एक्स को बाहर कॉमन कर लेना है। तो जब मैं पी ऑफ एक्स को कॉमन कर रही हूँ तो देखो अगर अंदर एक्सप्रेशन मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो पी एक्स वाला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, शाबाश, इसके साथ वाई एन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ वाई एम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा वाई एन वाई एम डबल डैश, ठीक है, यहाँ से लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई एम और वाई एन डबल डैश, ये ब्रैकेट बंद हो गया। सही हो गया? अच्छा, अब आगे से मैं क्या कर रही हूँ, मैं पी डैश ऑफ एक्स को कॉमन कर रही हूँ। पी डैश ऑफ एक्स में देखो कौन कौन सी टर्म आ रही है आपकी, ये वाली, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाहर क्या हो रहा है वाई एन, फिर पी डैश एक्स के साथ टर्म ये आ जाएगी, और ये वाई एम नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या बन रहा है मेरे पास, यहाँ से वाई एन और वाई एम डैश, डैश वाई एन और वाई एम डैश। अच्छा, यहाँ से क्या आ रहा है माइनस साइन के साथ वाई एम और वाई एन डैश, ठीक हो गया, और बाकी राइट हैंड साइड तो एज इट इज आपकी आ रही है। क्लियर हो गया? वो एज इट इज का ध्यान होगा कि। अच्छा, अब देखो जो मेरे पास ये टर्म आ रही है, इसको अब मैं इसको लिखने लगी हूँ। मैं इसको लिख दूं, अगर पी ऑफ एक्स मैं इसको लिख दूं डी बाई डी एक्स, ये वाई एन वाई एम डैश माइनस वाई एम वाई एन डैश, इसको मैंने लिखा। फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे लिखा। अभी बाकी एज इट इज रहने दो, पी डैश ऑफ एक्स वाई एन वाई एम डैश माइनस वाई एम वाई एन डैश, और राइट हैंड साइड एज इट इज। अब देखो मैंने जो इसको लिखा, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। बोर्ड सही नजर आ रहा है? ये इसकी मैं स्क्रीन बंद करती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करूँ ताकि बोर्ड बड़ा नजर आ जाए, बाद में दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। चलो, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो क्या वो वाकई इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी बाद में। अब इसका डेरिवेटिव लो जरा आप लोग, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये हेयर वाई एन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एन एम जो है दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल्स हैं, नॉट द कॉन्स्टेंट्स। डेरिवेटिव लो जरा इसका, डेरिवेटिव लेते हो तो कैसे आ जाता है, दिस इज इक्वल टू वाई एन वाई एम डबल डैश, ठीक है, प्लस वाई एन डैश वाई एम डैश। अब इसका लेते हो तो क्या आता है माइनस वाई एम वाई एन डबल डैश माइनस वाई एम डैश वाई एन डैश हो गया। अच्छा, ये देखो ये टर्म कैंसिल हो रही है, बाकी क्या बच रहा है वाई एन वाई एम डबल डैश माइनस वाई एन डबल डैश, बन रहा है ना ये? यस मैम। बन गया। अच्छा, अब जो है अगर आप नोट करते हो तो ये पूरे का पूरा एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है। ये किसका प्रोडक्ट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स और वाई एम डैश माइनस वाई एन डैश का, ये कंप्लीट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, वो कहता है ये मेरा पहला फंक्शन, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल कहता है
फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। Yes. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस साइन के साथ सेकंड को एज इट इज ले लेना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो बन गया। जी मैम। क्लियर हो Yes, गया। ma'am. और अब जी देखो मैम, बन इसकी, और इसकी जो है वो देखो इसकी राइट हैंड साइड पे तो वही चलता जा रहा था जो मैंने यहाँ से एज इट इज कर दिया था। वो तो आपका है लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, आर ऑफ एक्स और वाई एम ऑफ एक्स, वाई एन ऑफ एक्स। हो गया क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स के लिहाज से, और जो उसने इसका इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल को लिख लेना है हम लोगों ने। ठीक है, क्लास खत्म होगी तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमने रियलिटी वाला भी आज इंशाल्लाह करना है, वो भी नहीं लाइंस पे, अदरवाइज मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब इंटीग्रेशन करो इसकी जरा, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे चलो इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग। मैं इसके फिर ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि फिर आपको ना ज्यादा रहे, फिर हम ऊपर से कुछ तरफ चलते जाएंगे। अच्छा चलो, अब इसकी इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको पता है ना कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन एंड द डेरिवेटिव आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, ऐसे ही है ना, पता है ना इस बात का। तो जी मैम। इसके ऊपर करते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टेकिंग द लिमिट्स फ्रॉम ए से बी। फिलहाल अभी ऐसे लिख लो, ये ए से बी लिमिट है, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसकी, दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा आपका वाई एम ऑफ एक्स डैश माइनस वाई एम एज इट इज, और वाई एन का डेरिवेटिव, और ये किसके लिहाज से हो रही है, एक्स के लिहाज से हो रही है। अब देखो लैम्डा एन और लैम्डा एम आपने जैसे कल निकाले थे, वो तो कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होती है ना, तो वो आपके इंटेग्रल साइन से बाहर ही आ जाएंगी, या पहले आप उसको इंटेग्रल साइन के अंदर कर लो, बाद में उनको बाहर निकाल लेना, क्योंकि दीज आर जस्ट द कॉन्स्टेंट्स। तो इंटेग्रल के अंदर आपका आ जाएगा ए से बी आर ऑफ एक्स, वाई एम ऑफ एक्स, वाई एन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने इंटेग्रल साइन पुट किया। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव इस इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, और यहाँ पे देखो आपकी फिर लेकिन साथ में लिमिट भी एवेलुएट करनी है आपने, इस लिमिट को नहीं छोड़ देना, लिमिट तो है ना ए से बी के ऊपर। तो जब आप देखो लिमिट्स को अप्लाई करोगे अगले स्टेप में, इसे नेक्स्ट स्टेप में, अब मैं उसको ब्लू से कर देती हूँ ताकि वो हाईलाइटेड हो जाए। जब आप इसकी लिमिट्स लगाओगे तो यहाँ से आपके पास, यहाँ पे जब ये इंटेग्रल कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी जो लिमिट्स हैं वो ऐसे आ जाएंगी, इधर ए से बी ऐसे आ जाएंगे, और आपने उनको पुट भी करना है। तो देखो जब आपने लिमिट्स पुट करनी है तो कैसे आपका एक्सप्रेशन बनेगा, ये बनेगा पी ऑफ बी, ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा वाई एन ऑफ बी, फिर आपका आ जाएगा वाई एम डैश ऑफ बी, फिर आपका आ जाएगा माइनस वाई एम ऑफ बी, फिर आपका आ जाएगा वाई एन डैश ऑफ बी। ये आपने पुट की इसके अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट के साथ क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, माइनस नेगेटिव आ जाएगा, और साथ में पी ऑफ ए आ जाएगा, पी ऑफ ए एज इट इज जस्ट बी की जगह पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वाई एन ऑफ ए और वाई एम डैश ऑफ ए, फिर आपका आ जाएगा माइनस वाई एम ऑफ बी, फिर आपका आ जाएगा वाई एन डैश ऑफ बी, और बाकी राइट हैंड साइड तो आपके एज इट इज जैसे ये चलती जा रही है वैसे इट इज। मैम ए नहीं आएगा, ए आएगा, गलत लिख लिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने कहा हुआ है कि लैम्डा एम और लैम्डा एन आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है, अगर तो ये बराबर होती तो ये आपका ऑटोमेटिकली जीरो के बराबर आ जाता, सही है। तो अब अगर हमने कहा हुआ है कि डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है देखो, इसमें इसका मतलब है कि वाई एम जो है इट इज नॉट इक्वल टू वाई एन, अदरवाइज देखो अगर ये बराबर आ जाते हम इसकी जगह पे वाई एन लगा सकते थे, मतलब एम या एन में से किसी एक को रिप्लेस कर लो, तो इसको एन रहने दो, इसकी जगह पे मैं एन कर दूं, मैं इसकी जगह पे एन कर दूं, तो ये तो मेरे पास फिर जीरो बन रहा है, लेकिन हमने कहा हुआ है कि ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए फिर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर डिफाइन की है, तो जितनी जगहों पे भी आपके डैश आ रहे हैं उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट करनी है आपने, मतलब इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर देना, जो प्रॉपर्टीज आपके 2 और 4 है ना, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये डैश है,
इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर देनी है आप लोगों ने। और आप लोग देखोगे कि ये फिर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 बन जाएगी इसकी। फिर आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी को लेके कह देना कि ये नॉट जो है ये हमारा 0 के बराबर आ गया। फिर कह देना कि ये बराबर 0 के नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल बराबर के 0 है। अगर इंटीग्रल 0 के बराबर आ गया इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनैलिटी की हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना। अब देखो अब प्रॉपर्टीज वो कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, जहां से आपने स्टार्ट किया था। नंबर 2 प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, अल्फा 1 y ऑफ ए y m ऑफ ए प्लस अल्फा 2 y डैश m ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फिर आपने लिया था बीटा 1 y m ऑफ b प्लस बीटा 2 y m डैश ऑफ b इज इक्वल टू 0। और इसी प्रॉपर्टी को आपने डिफाइन किया हुआ n के साथ, मतलब इसके साथ। इस m की जगह पे फिर आपका n आ जाएगा। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ऐसे ही है ना, आपकी जो नोट्स आपके पास है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसमें से आपने किस किस की वैल्यूज निकालनी है, जो डैश हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ से आप निकालोगे m की y m डैश b की वैल्यू। देखो y m डैश b किसके इक्वल है आपका, यहाँ से देख के मुझे बताओ। y m डैश b आपका बराबर आ जाएगा ये माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 और y m b आ जाएगा ना। जी मैम। सही है। इसी तरह से आप देखो और क्या रिक्वायर्ड है आपको, y n डैश b। y n डैश b ये ब्लैक वाला जो मैंने लिखा हुआ है इसके साथ आ जाएगा। और जस्ट यहाँ पे y n डैश b क्या आ जाएगा, y n डैश b इज इक्वल टू माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2। वो बीटा के साथ ही आएगा ना, जो b वाला है वो बीटा के साथ आएगा, बस m की जगह पे n आ जाएगा। सही है ना। इसी तरह से जब आप लोगों ने y m डैश a निकालना है इसके लिए, उसमें फिर आपके पास वो अल्फा 1 और अल्फा 2 की रेशियो आ जाएगी। ऐसे ही है ना। तो अब जस्ट डिस्प्लेसमेंट ही करनी है। अब देखो y m डैश b की जगह पे जब आप रिप्लेसमेंट करोगे वो वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, अगले स्टेप में बुक में से देख लेना इसको। इसमें आपके पास क्या रह जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन, सही है। फिर साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, y m ऑफ b और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बीटा 1 ओवर बीटा 2। ठीक है। y n डैश b को जब आप रिप्लेस करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन बन जाएगा। ये साथ में क्या आ जाएगा, बीटा 1 ओवर बीटा 2 और इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जरा यहाँ पे y n ऑफ b, देखो बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। अब देखो ये देखो ये y n y m b के ऊपर, ये भी y n y m b के ऊपर, ये बीटा 1 पर बीटा 2, बीटा 1 पर बीटा 2, तो ये खत्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 0। इन्हीं लाइंस पे जब आप इधर अल्फा 1 अल्फा 2 को रिप्लेस करोगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। सही है। तो लास्ट में फिर आपके पास क्या रह जाएगा, उसको अब मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा, लैम्डा n माइनस लैम्डा m, ये बाहर इंटेग्रल से इंटेग्रल a से b और r ऑफ x y m ऑफ x एंड y n ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने अब कहा हुआ है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा n और लैम्डा m जो है वो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या चीज 0 है, कितना, और ये डेफिनेशन किसकी है, इंटीग्रल। तो वो जो है वो हम लोगों ने उसको जो है वो इसको ऑर्थोगोनल कह देना। हो गया क्लियर, प्रूव कर दिया। यस मैम। हाँ। अब इसके रियलिटी वाली मैं निकालती हूँ, फिर रियलिटी वाली जो है वो भी आप लोग देख लो, फिर जो है वो हम इसको कर लेते हैं। क्लास खत्म होगी ना, फिर इसको दोबारा ज्वाइन कर। अच्छा, अब नजर आ रहे हैं, ये समझ हो गया, क्लियर हो गया ये वाला। ये पहले ऊपर से देख लेते हैं। ये देखो ये सारा हमारा है, डैश की वैल्यू को रिप्लेस करना है, बाकियों को रिप्लेस नहीं करना, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज तो फिर खिचड़ी पक जाएगी, फिर आप इसको करते ही रहोगे, होगा ही नहीं आपको। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इन्हीं लाइंस पे हमने करना है नेक्स्ट वाला थ्योरम। अच्छा, अब उसमें छोटी सी एक पॉइंट क्या है, उसने वो बता रहा है, कहता है कि इफ आर एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, या चाहे वो कहता है लेस देन 0 हो जाए ओवर द इंटरवल ए से बी, कहता है देन प्रूव दैट ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम आर रियल। हमने ये प्रूव करना है कि वो आपकी रियल है। सही हो गया। तो अच्छा चलो देखो, यहाँ पे हमने ऐसे कंट्राडिक्शन ले लेना है कि ये जो आपके आइगन वैल्यूज हैं ये रियल नहीं है। तो अगर जाहिर है उसकी आइगन वैल्यूज रियल नहीं है तो इसकी फिर आइगन फंक्शन भी रियल नहीं होगा। बात फॉलो की, आवाज आ रही।
यस मैम। जी मैम। जी मैम। तो हमने यहाँ पे पहले हमने रेगुलर एसल सिस्टम को डिफाइन कर दिया, वो सिंपल हमने वाई के फॉर्म में डिफाइन किया। अच्छा, फिर अब हमने कह दिया एज ए कंट्राडिक्शन हम लोगों ने कह दिया है कि लैम्डा जो है वो हमारा अल्फा प्लस आयोटा बी के इक्वल है। एक्चुअली यहाँ पे होना क्या चाहिए, अगर तो हमने रियल कहा था, एक्चुअली किस चीज को जीरो होना पड़ेगा? तो आयोटा बी वाली को, हाँ, मतलब आयोटा बीटा तो जीरो को नहीं हो होना सकता। चाहिए। शाबाश, बीटा को जीरो होना चाहिए। तो अब हमने अगर प्रूफ हो गया हमारा कि बीटा इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। सही है। तो अब हमने एज ए कंट्राडिक्शन ले लिया है कि जो इसकी आइगन वैल्यू है वो रियल नहीं है, वो हमने ले ली कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो इसका आइगन फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स है। तो आइगन वैल्यू हमने इस फॉर्म में ले लिया और आइगन फंक्शन हमने u प्लस आयोटा v की फॉर्म में ले लिया। सही हो गया, क्लियर हो गया। तो अब क्लास खत्म हो रही है, लेकिन आपने इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, वरना ये थ्योरम रह जाएगा, फिर मैंने इसको एज ए होमवर्क आपको दे देना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जस्ट आपने क्या कर देना है, जो ऊपर आपने रेगुलर एसल सिस्टम लिखा हुआ है उसमें आपने लैम्डा y की जगह पे u प्लस आयोटा v लिख लिया और लैम्डा की बैक। यस मैम। अच्छा चलो, अब हम देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर 14 है हम कहाँ पे कर रहे थे। हमने क्या ले लिया था भला, इसके अंदर हमने अपने आइगन वैल्यूज को भी कॉम्प्लेक्स ले लिया था, हमने अपने आइगन फंक्शन को भी कॉम्प्लेक्स ले लिया था, ऐसे था ना। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने क्या कर लेना है, इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लेना। मतलब एक स्टेप अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसका। मतलब डायरेक्ट आपने क्या किया, y की जगह पे u प्लस आयोटा v पुट कर लिया और लैम्डा की जगह पे अल्फा प्लस आयोटा v पुट कर लिया। ठीक है, देखो जरा ये पोलर एक्सप्रेशन, इसमें y की जगह पे क्या पुट हो रहा है आपका u प्लस आयोटा v, और इस वाले जो लैम्डा है इसकी जगह पे क्या पुट हो रहा है अल्फा प्लस आयोटा b, और इस y की जगह पे क्या पुट हो रहा है u प्लस आयोटा v। सही। ये बच्चों प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आपको। अच्छा, अब जब इसको पुट कर लिया तो अगला स्टेप उसने क्या किया, इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब देखो रियल पार्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका, रियल पार्ट में देखो क्या क्या आ जाएगा, u आ जाएगा एक तो और अल्फा। शाबाश, u एंड अल्फा नजर आना चाहिए। ये एक लाइन अपने प्लीज हाथ से इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें आपका अल्फा प्लस आयोटा b की मल्टीप्लिकेशन हो रही है u प्लस आयोटा b के साथ। देखो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें क्या क्या आपका रियल पार्ट बनेगा, एक तो अल्फा u रियल पार्ट बन जाएगा और एक आपके पास माइनस बीटा v रियल पार्ट बनेगा। इसकी एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ जो आपका सेकंड में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल आ जाता है, तो रियल पार्ट कौन कौन सा आएगा आपका सेकंड टर्म में, अल्फा u एंड बीटा v आएगा। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या क्या बनेगा आपका, अल्फा v आयोटा के साथ और बीटा u बनेगा आपका। सही है। तो यहाँ पे आप उसने साथ में जो उसकी कंडीशंस है ना ऊपर दी हुई, y की जगह पे उसने लिख लिया हुआ है इसको u प्लस आयोटा v, और यहाँ पे आपके पास u डैश प्लस आयोटा v डैश आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा u b और v की फॉर्म में आ जाएगा, और u डैश b और आयोटा b डैश की फॉर्म में आ जाएगा। इसको देखो जरा, ये जो लास्ट 3 लाइंस हैं इसकी समझ आई। देखो जरा, क्लियर हुआ ये? जी मैम। जी मैम, हो गया। सबको क्लियर हो गया ना? कुछ नहीं किया, जस्ट उसने y की जगह पे प्लग इन किया है u और प्लस आयोटा v, और लैम्डा की जगह पे प्लग इन किया है अल्फा प्लस आयोटा v। अभी अपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं किया, अगले वाले स्टेप में वो कर रहा है इसको सेपरेट। तो जस्ट उसने यहाँ पे आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस थी उनके अंदर भी y को रिप्लेस किया है, और जो आपकी एसल इक्वेशन थी उसके अंदर भी उसने रिप्लेस किया है लैम्डा एंड y को। अच्छा, अब देखो अगले स्टेप में इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहा है। तो जब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहा है तो पहले स्टेप में देखो क्या बन रहा है आपके पास, d/dx, इसको थोड़ा नीचे करो ताकि वो भी नजर आता रहे। ये तो आपके पास रियल पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है इसमें देखो u आ जाएगा आपका, प्लस q(x) के साथ आपके पास आ जाएगा ये q(x) प्लस अल्फा r(x) u माइनस बीटा r(x) v इज इक्वल टू 0। बात फॉलो की ये वाली, ये जो लास्ट फर्स्ट लाइन लिखी हुई है नंबर 3 वाली। जी मैम। देखो रियल पार्ट क्या क्या बनेगा इसका, अल्फा u माइनस बीटा v, ये बनेगा ना। देख लो इसमें मैम समझ ये आएगी। हम u प्लस योटा v को जब मल्टीप्लाई कराएंगे उससे भी हम भी एक स्टेप करके ये निकल आएगा ना। हाँ, ये स्टेप निकल आएगा। देखो मैं सामने आपको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर आप लोग इसको देख लेना। ये पहले तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, अपने अपने जो रजिस्टर्स है ना उनके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है अपने इसको। मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन तो सेम है, वो तो आपका सिंपल से ही है ना। ये वजह से उसने लिखा हुआ है ना d/dx, ये लिखा हुआ है इसने p(x), नजर नहीं आ रहा, p(x)
एक्स। अच्छा अब यहाँ पे फिर वो क्या लिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस आयोटा v, मतलब y की जगह पे वो लिख दिया, प्लस यहाँ पे आ रहा है क्यू ऑफ एक्स। अच्छा प्लस वो क्या लिख रहा है आपका लैम्डा की जगह पे अल्फा प्लस आयोटा बी आयोटा बीटा, और साथ में फिर वो आपके पास क्या आ रहा है, आर ऑफ एक्स भी आ रहा है यहाँ पे, आर ऑफ एक्स, और साथ में फिर आपके पास बाहर क्या आ रहा है, वाई। तो वाई की जगह पे फिर किसने क्या लिख दिया है, यू प्लस आयोटा बी। ये अभी मैं इसकी बाउंड्री कंडीशन को नहीं लिख रही क्योंकि वो तो फिर आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा आप देखो एक्सपैंड करो जरा इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में अगर आप एक्सपैंड करते हैं, पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये डी बाई डी एक्स एज इट इज कर लो, पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, इसको तो हम अलग करना इजी है ना, मुश्किल नहीं है, प्लस मुश्किल वहां पे है। तो अब देखो क्यू ऑफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन जब आपने इस पूरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन की है आपने u प्लस आयोटा v के साथ, तो देखो कैसे बनेगा आपका, इस पूरे की पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो u के साथ, फिर आयोटा v के साथ कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू ऑफ एक्स, फिलहाल अभी मैं इसको एज इट इज लिखूंगी, प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा आर ऑफ एक्स, मैंने कहा पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो u के साथ, ठीक है, फिर बाद में हम u को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर ना। अच्छा फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो, प्लस सेम इसकी कर लो क्यू ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा आर ऑफ एक्स इंटू वी के साथ, तो यहाँ पे जो वी का आयोटा है वो बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जस्ट मैं आपकी ऐसा इक्वेशन को भी लिख रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा आप देखो मल्टीप्लाई करवाओ यू के साथ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, इस स्टेप की बात कर रही हूँ, पहले वाला तो सेम ही है ना, उसमें तो जस्ट आपका यू आ जाएगा रियल पार्ट के तौर पर, ये एज इट इज लिख रही हूँ, ये एज इट इज प्लस। अच्छा अब मैं इसको लिखने लगी हूँ मल्टीप्लाई करके, तो देखती हूँ कि इसमें आपका आयोटा किस किस के साथ आ रहा है, ठीक है, तो देखो ये कैसे आ जाएगा आपका क्यू ऑफ एक्स, ये साथ मल्टीप्लाई पूरा ही कर लो, कोई मसला नहीं है, यू आ जाएगा, सही हो गया, प्लस अल्फा यू आ जाएगा, देखो अल्फा यू आ जाएगा आपका, साथ में क्या आ जाएगा आपका आर भी आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा आपका आयोटा, सही है, फिर साथ में क्या आ जाएगा बीटा, फिर साथ में क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, और फिर आपका यू आ जाएगा, सही हो गया। अच्छा अब इसको भी ओपन कर लो आप लोग, साथ में इसको भी लिख लो, प्लस क्या आ जाएगा आपका आयोटा के साथ क्यू, फिर आपका साथ में क्या आ जाएगा v, सही है, फिर आपका और क्या आ जाएगा आयोटा के साथ प्लस आयोटा के साथ आयोटा अल्फा v, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, और फिलहाल आयोटा स्क्वायर ही लेना, प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा आर एंड v इज इक्वल टू 0। ये मैंने किसको एक्सपेंड किया है, जस्ट जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन था, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, क्योंकि पहला तो सेम ही आ रहा है ना, वो तो आपको बस सेपरेट करना है u प्लस आयोटा v में, वो तो मुश्किल नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या सेपरेट हो रहा है आपका रियल पार्ट के तौर पे, प्लस रियल कौन कौन सा आ रहा है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, एक तो ये आ रहा है रियल, एक रियल कौन सा वाला आ रहा है, ये रियल आ रहा है, और रियल कौन सा वाला आ रहा है आपका ये वाला। इसमें से आयोटा स्क्वायर को अगर मैं कर लेती हूँ तो वो क्या मेरे पास आ जाता है अगले स्टेप में, -1 माइनस साइन, ठीक है। अब देखो आपका रियल के साथ साथ क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका क्यू ऑफ एक्स, यू को भी साथ लिखा रहना तो बाद में इसको निकालेंगे, यू ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस बीटा आर ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, ये आ जाएगी मेरे रियल पार्ट, और फिर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या क्या आ जाएंगे, प्लस आयोटा के साथ, एक तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्यू को पहले लिख लो ना, आयोटा के साथ आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, ठीक है, और क्या क्या आ रहा है मेरे पास अल्फा वी भी आ रहा है, तो प्लस अल्फा एंड वी ऑफ एक्स, एक ये आ जाएगा मेरे पास, और एक क्या मेरे पास आ जाएगा ये बीटा वाला, प्लस बीटा आर ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स। अच्छा अब उसने क्या किया हुआ है, इसमें से आपके पास जो पहली दो टर्म्स हैं मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, इसके अंदर से आपका उसने यू ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है ना, इसको उसने ज्यादा बाहर निकल दिया हुआ है, इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है वी ऑफ एक्स, तो उसको उसने जो है वो दोनों को कंबाइन कर दिया। मैं इसकी जरा वीडियो बंद करके तो आपको शेयर भी दिखा देती हूँ, और ताकि बड़ा नजर आ जाए ना, देखो क्या बना आपका, वो पहला तो इजी था ना, वो जस्ट यू आ जाएगा आपका डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ, प्लस फिर क्या आ रहा है आपका क्यू ऑफ एक्स प्लस अल्फा आर ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फा आर ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ रहा है आपका क्यू ऑफ एक्स, ये देख लो जरा दोबारा मैं इसका वीडियो ऑन करती हूँ,
ये सांस इनिशिएटिंग भी होगी, ठीक है। नजर आ रहा है टॉप वाली लाइन आपको रियल पार्ट में? रियल पार्ट में देखो उसने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया हुआ है, यू इनका कॉमन निकाल के, सही हो गया, और माइनस बीटा आर वी को अलग लिख दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर से आपका यू कॉमन नहीं आ रहा था, निकला है। इसी तरह से उसने इसकी जो कंडीशंस हैं उनको भी सेपरेट कर दिया, तो वो कंडीशन भी इजी है, उसके अंदर से भी आपने बस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को पिक कर लेना है। देखो उसका रियल पार्ट कौन कौन से वाला बन रहा है, यहाँ से देखो जो इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशन से आपका आ जाएगा अल्फा 1 और यू आ जाएगा प्लस अल्फा 2 यू डैश ए आ जाएगा, ठीक है। पहले वाली कंडीशन भी आ जाएगी और सेकंड वाली कंडीशन के साथ बीटा 1 यू ऑफ बी और प्लस बीटा 2 यू डैश बी आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी यू वाली हैं वो आपकी रियल पार्ट में आ जाएंगी और जो आपकी बी वाली हैं वो आपकी इमेजिनरी पार्ट में आ जाएंगी। हो गया क्लियर? सही हो गया? मैम क्लियर, दोनों लाइनें क्लियर हो गई ना? अच्छा, आगे से सारे का सारा सेम रेपिटेशन है जैसे हमने थ्योरम अभी एट 14.1 किया है। मतलब पहले वाले में देखो क्या नजर आ रहा है, पूरे सेट में, पहले पूरे सेट में आपको वो आइगन फंक्शन नजर आ रहा है, मतलब इस लास्ट टर्म को इग्नोर करके सब में क्या नजर आ रहा है आपको, यू, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है ये भी किसकी फॉर्म में नजर आ रही है आपको, यू की फॉर्म में, सही। और जो दूसरा वाला सेट है इसके लास्ट टर्म को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये सारे का सारा किस में नजर आ रहा है आपको, वी की फॉर्म में, वी की फॉर्म में। और उसकी बाउंड्री कंडीशन भी किसकी फॉर्म में नजर आ रही है, वी की फॉर्म में, वी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेम प्रॉब्लम बन गया जो अभी आप लोग करके हटे हो वाई एम और वाई एन वाला। तो पहले सिस्टम को आपने पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है यू के साथ। ये जो इसकी एसएल इक्वेशन है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशन है वो तो फिर आगे जाके यूज होनी है ना जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसकी। तो क्या कर लेना है आप लोगों ने इसको, अब मैं इसको बंद करके दोबारा से फिर इसका, ताकि पेज जरा बड़ा हो जाए ना, शेयरिंग। अब देखो यहाँ पे इसका आपके पास क्या आ जाएगा, पहला पूरा सिस्टम आपका यू की फॉर्म है लास्ट टर्म को छोड़ के, और बाउंड्री कंडीशन भी सारी यू की फॉर्म है। इसी तरह से जो सेकंड सिस्टम है वो सारा आपका वी की फॉर्म में, इसको छोड़ के ना। तो ये बन गया आपके पास। तो जैसे पहले आप लोगों ने किया था इसको, कि पूरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, तो इसमें क्या कर लेना है आप लोगों ने, पूरे पहले सिस्टम को आप लोगों ने वी से मल्टीप्लाई कर लेना है, दूसरे सिस्टम को जो एसएल इक्वेशन उसकी बन रही है उसको आपने यू से मल्टीप्लाई कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देनी है, ठीक है। तो जैसे पहले हम लोगों ने वाई एम से मल्टीप्लाई किया था और वाई एन से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर दी थी, इन्हीं लाइंस पे ये वाला कर देना है। इसमें से फिर जो आपका बी वाली टर्म है ना, ये जो बीटा वाली टर्म है लास्ट वाली, वो खत्म हो जाएगी, सही। नहीं, बीटा वाली टर्म खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि वो तो आपका वी स्क्वायर आ जाएगा और यू स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से खत्म कौन सी वाली हो जाएगी, अगेन आपकी क्यू वाली टर्म खत्म हो जाएगी आपकी। क्या पूछ रही थी आप? नहीं बस मैम यही पूछना था। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो उन्हीं लाइंस पे आप लोगों ने देख लेना है, इस ऑपरेटर को अंदर ऑपरेट कर देना है आपने, ठीक है। फिर देख लेना है कि ये जो पहला आपके पास है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ यू वी यू डैश माइनस यू वी डैश और प्लस पी डैश एक्स के साथ इसको फिर ले लेना है, फिर बाद में कंबाइन कर देना है, मतलब सेम वही स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, सही है। अब आपके पास जब देखो, जब आप लोगों ने इसको लिया, इसको लिया आपने, इस तरह से लिख लिया, फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है एक्स के लिहाज से बाय टेकिंग द लिमिट्स फ्रॉम ए से बी, और ए से बी तक लिमिट लेके उन्हीं लाइंस पे, जैसे पहले आप लोगों ने प्लग इन नहीं किया था बाउंड्री कंडीशन को, उन्हीं लाइंस पे आप लोगों ने जहाँ पे डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ना, वहां पे उन बाउंड्री कंडीशन को लगा देना है। मतलब वी डैश बी की वैल्यू निकाल लेनी है, यू डैश बी की वैल्यू निकाल लेनी है, इसी तरह से यू डैश ए की वैल्यू निकाल लेनी है, वी डैश ए की वैल्यू निकाल लेनी है, और यहाँ पुट कर देनी है, सही हो गया। तो यहाँ पे वो पिछले वाले क्वेश्चन में ये आपकी लेफ्ट साइड बन रही थी, यहाँ पे ये आपकी राइट साइड उसने बना ली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये 0 आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब ये आपके पास क्या रह गया, इंटेग्रल से बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है हमारा, आर तो 0 के बराबर नहीं है, आर तो देखो उसने क्या लिया हुआ स्टेटमेंट के अंदर ही, यहाँ से देखो या पॉजिटिव है और नेगेटिव भी लिया हुआ है। अच्छा, अब बात रहेगी हमारी यू की और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की और बीटा की। अच्छा, अब देखो हमने कल क्या किया था, हमने कहा था कि आइगन फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, आइगन फंक्शन कैसा होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। मैं दोबारा उसको दिखा देती हूँ आपको। आइगन फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या की थी, हमने कहा था लास्ट लाइन, एंड द करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस और आइगन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। नोट दैट बाय डेफिनेशन द आइगन फंक्शंस कैन नॉट बी अ जीरो फंक्शन। तो जो आइगन फंक्शन हम किसी को डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, वो 0 के इक्वल नहीं होता।
सही है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर क्या चीज जीरो आ रही है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो फिर क्या चीज जीरो है, ये बीटा जीरो है आपका। B. ठीक है, कहते हैं सिंस y is an eigen function that is not trivial solution of the system u square plus v square not equal to 0, furthermore r of x भी हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज क्या रह गई है, ओनली बीटा इज इक्वल टू 0। अगर मतलब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि इसमें बीटा ही 0 है। अगर मैंने बीटा को 0 कह दिया, इसका मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इज रियल। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सही है ना, क्लियर हो गया? जी मैम, बीटा उसका इमेजिनरी पार्ट था, इसलिए भी सिर्फ उसका रियल पार्ट रह गया। हाँ, रियल पार्ट रह गया। और ये हमने प्रूफ करना था, ये इसने, ये देखो हमने ये प्रूफ करना था कि हमारा जो आइगन वैल्यूज है वो रियल होता है। सही। जी मैम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करवा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने 3 केसेस लेकर इसकी डिस्कशन की हुई है। ये अपने जो एग्जांपल है इसको देखना है अच्छी तरह से, इसको समझ लेना है। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह फ्राइडे को है तो हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये आपने करनी है, ये एज ए होमवर्क है। इसमें फिर जो पॉइंट आएंगे फिर हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे क्लास में। फिर आगे से हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थ्योरम्स, आगे पहले जैसे हम लोगों ने किया ना रेगुलर सिस्टम के 2 थ्योरम्स, इसी तरह से आगे आपको जो है वो उसके सिंगुलर सिस्टम के आ जाएंगे और पीरियोडिक के आ जाएंगे। लेकिन सिंगुलर के जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फिर वो अवॉइड ही करता है इसके ज़्यादा डिस्कशन करने से, क्योंकि इसमें फिर आपकी कम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाती है। तो जो ज़्यादा डिटेल में उसने किया हुआ है पीरियोडिक का किया हुआ है, वो पीनी लाइंस पे जैसे भी हम लोगों ने किए हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। लेकिन आपने ये एग्जांपल जो है ना, ये एग्जांपल आपकी जो 1 है ये एज ए होमवर्क है, इसको देख लो एक नज़र में ना, मतलब क्या है ये आपकी जो एग्जांपल मैंने कल करवाई थी, ये वही है ना, y double dash plus lambda y is equal to 0, y of 0 is equal to 0 and y of 1 Yes, is equal ma'am. to 0। जी मैम वही है। जी वही है। तो जब यहाँ पे आप लोगों ने लैम्डा लिया है ना, तो आपने फिर 3 केसेस बना लेने हैं कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा लेस देन 0 है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 है। 3 केसेस लेके सॉल्यूशन की फिर डिस्कशन लेनी, 3 केसेस बना के देख लेनी है कि इसके फिर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या निकलते हैं हमारे। ठीक है, आगे उसने देखो इसमें क्या क्या पूछा हुआ है आपसे। उसने कहा हुआ है कि इसके अंदर से आप लोगों ने इसके निकालना है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। ये कल वाले काम से रिपीट हो जाएगा, लेकिन 3 केसेस लेके। फिर कहता है शो दैट द आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल। ये हमारा कल हो चुका हुआ है, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये कहता है फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ऑफ आइगन फंक्शंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये इसको देखना, फिर हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 केस लेके आपने इसको देख लेना है। फिर आगे ये जो कल हम लोगों ने काम किया है कि अगर m और n हमारे, ये इसने मेरे ख्याल दोनों केसेस लेके डिस्कशन की हुई है। ठीक है, अगर हमारे दोनों बराबर आ जाते हैं m और n, देन क्या बनता है, ये देन तो ये केस बन गया ना। अगर बराबर नहीं आते देन वो इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स उसने लास्ट में लिखे हुए हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आपने इसको एक दफा देख लेना है, पूरी एग्जांपल को प्लीज देख लेना है। सही, और कोई बात ओके जी पूछनी हो? मैम। मैम। यस मैम। नो मैम। ओके, सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़।